चलिए जी, गुड इवनिंग रमेश, शशि, अरुण कटियार जी आज पहली बार मुझे दिख रहे हैं या मैसेज उन्होंने पहली बार किया है। महेश, सोनू, प्राची, गट्टू, शशि, सुरेश, अविनाश, सचिन, पिंकू, पतित पावन, अमृत मोहंती, राकेश, निहाल, पवन, मोहित, ओके इन्फोटेक, चंदन सेसमाल, लिप्सा, आरती कुमावत और सभी लोग, श्रीकांत, कैलाश, तन्या, अमनीश, मंगल। ठीक है, जितने लोगों के नाम नहीं ले पाया मैं देख ले रहा हूँ एक बार। और इन सभी को मेरा बहुत बड़ा गुड इवनिंग और आप सभी को सैल्यूट कि आप लोग जो है क्लास में मौजूद हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट बहुत छोटा तो नहीं हो रहा है, आप लोग देख लीजिए। अगर टेक्स्ट छोटा हो रहा है तो कुछ और सोचा जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा पढ़ने में आ रहा है, क्योंकि हमारा जो काम है कि वो तो आप बुक से पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें दिख रहा है। ठीक है, चलिए जी, आज शुरू कर रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था, और लेक्चर का नाम जो पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का था। और उसमें हमने बहुत छोटी छोटी बातें शुरू करी, कुछ एक्ट की बात करी, क्रॉसिंग की बात करी, पे की बात करी, ड्रॉर की बात करी, कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और इंडोर्समेंट क्या है, इंडोर्समेंट में कौन कौन सी चीज़ें और कहाँ कहाँ उसको प्रोटेक्शन मिलती है। तो आप लोग एक आंसर दीजिए तब तक कि इंडोर्समेंट में जो प्रोटेक्शन मिलती है फोर्ज इंडोर्समेंट की, वो कौन से एक्ट में है, ये आंसर करिए। चलो चलिए आंसर दीजिए, तब तक हम कुछ शुरू कर रहे हैं। तो अब बात आई अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब होता है कोई भी बदलाव, कोई भी जो चेक राइट हो गया है, चेक लिखा गया है, उस चेक को लिखने के बाद कोई भी अगर बदलाव होगा, जैसे डेट में, पेई में, क्रॉसिंग में, ऑर्डर बियरर में, अमाउंट में, इनमें से किसी भी तरह का बदलाव अगर है तो उसको हम अल्टरेशन बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 87 ऑफ द एनआई एक्ट, एनी मटीरियल अल्टरेशन। अब देखो यहाँ पे जो अल्टरेशन है, एक तो मटीरियल है और एक इममटीरियल है। मटीरियल का मतलब जो ज़्यादा वैल्यू करता है, मटीरियल अल्टरेशन का मतलब जिसकी ज़्यादा अहमियत है। यानी ज़्यादा अहमियत से मतलब ऐसा अल्टरेशन जिसमें अल्टरेशन यानी बदलाव करने के बाद मैंडेट यानी सिग्नेचर भी ज़रूरी है। और किसके सिग्नेचर? जो ड्रॉर होता है उसके सिग्नेचर भी जरूरी हैं। तो उसने बोला ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रेंडर्स द सेम वॉइड एज अगेंस्ट एनीवन हु इज ए पार्टी देयर। अब देखो, रेंडर्स द सेम वॉइड, वॉइड माने क्या? किसी चीज को खत्म कर देना। तो अल्टरेशन से क्या होगा? वो चेक खत्म हो जाएगा। क्या बोलता आगे? एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच अल्टरेशन डज नॉट कंसेंट देयर टू। इसका मतलब कोई कंसेंट नहीं है, अनलेस इट वाज मेड इन ऑर्डर टू कैरी आउट द कॉमन इंटेंशन ऑफ द ओरिजिनल पार्टी। जब तक ये अल्टरेशन एक कॉमन पार्टी, दो कॉमन होती है ना, दो लोग, उन दो लोगों की मंशा से, कॉमन पार्टीज उस पर कंसेंट ना करें, तब तक एनी मटीरियल अल्टरेशन शुड बी ऑथेंटिकेटेड। अब यहाँ पे इंटेंशन को कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है? ऑथेंटिकेशन से, कि वो ये प्रूव वो कर रहे हैं कि हाँ ये जो हमने किया है, साइन कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट भी करते हैं द फुल सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बात आपको बताई थी। अंडर द सीटीएस अल्टरेशन, अब देखना, इसको सुन लेना, बहुत सारे कंफ्यूजन अब दूर हो जाएंगे आपके। अल्टरेशन करेक्शन ऑन द चेक्स हैव बीन प्रोहिबिटेड टू curtail checks fraud on account of the alteration in the various field of check। अब देखो यहां बोलता है अल्टरेशन इन द वेरियस फील्ड,
ऑफ द चेक एंड टू गिव प्रोटेक्शन टू कस्टमर एज वेल एज बैंक। तो उसने बोला कि भैया अगर सीटीएस में मैं फिजिकल चेक तो जाता नहीं, जब फिजिकल चेक नहीं जा रहा है तो जो अल्टरेशन होता है उसका कैसे आगे ये पता लगेगा ये सही हुआ या नहीं हुआ है। तो सीटीएस में अल्टरेशन मना किया है। आप मुझे बताइए कि अगर सीटीएस में चेक है और आपके पास कोई अल्टरेशन वाला चेक आता है तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? इतना सा आंसर देना है आपने बस। आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, एंडोर्समेंट में जो प्रोटेक्शन मिलता है वो कौन से सेक्शन में मिलता है? तो मुझे ये लगता है जो आप लोगों ने आंसर दिया है एनआई एक्ट 85 वाला जो आंसर दिया है, पेज नंबर 204 खोल लेते हैं। इसको मैं अभी देखता हूँ ज़रा। पेज नंबर 204 आप खोल लीजिए। उसमें जो है जहाँ पे एंडोर्समेंट का वो दिया हुआ है, कौन सी लाइन में दिया, कोई बताएगा मेरे को? एंडोर्समेंट का जो प्रोटेक्शन दिया है कि एंडोर्समेंट अगर फर्जी है तो आपको जो प्रोटेक्शन मिलेगा, यहाँ दिया हुआ है 205 में अंडर 85(1) लास्ट लाइन थी हमारी, जो हमारी लास्ट लाइन थी बेसिकली इससे थोड़ा सा ऊपर है वो। चल अभी थोड़ी देर में देखता हूँ मैं इसको, अभी पहले मैं इसकी बात कर लूँ। ठीक है, सही आंसर दिया बिल्कुल आपने, 85(1) बिल्कुल। अब यहाँ बोला है, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या सीटीएस में ऑल्टरेशन के चेक्स एक्सेप्ट किए जा सकते हैं या नहीं, तो उसने कहा जहाँ से स्टार्ट किया उसके ऊपर है, बिल्कुल ठीक है। एनी अल्टरेशन के ऊपर वाली लाइन, यस सर इंडोर्समेंट प्रोटेक्शन करते हैं सर, एक्सेप्ट चेक, ऑल अल्टरेशन पार्टीज फुली साइन देन वी कैन एक्सेप्ट। जो तथागत मौर्य जी है, आपका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है। चलो अब आप आंसर दीजिए, वो कौन से फील्ड हैं जिसमें सीटीएस के चेक अल्टरेशन में एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं? ठीक है, बिल्कुल शैलेंद्र जी ने सही आंसर दिया है कि डेट के अल्टरेशन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकी अल्टरेशन को सीटीएस में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्लियर कट आंसर क्या हुआ कि डेट का अल्टरेशन यानी उसकी वैलिडिटी वाला जो मामला होता है, लेकिन पेई अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट इन डिजिट्स उसमें अल्टरेशन की एक्सेप्ट नहीं करते। इसीलिए यहां लिखा हुआ है वेरियस फील्ड, ठीक है, टू गिव द प्रोटेक्शन ऑफ द कस्टमर एज, और ये किसको? कस्टमर को भी प्रोटेक्शन मिले, जिससे बैंक को भी। नो चेंज करेक्शन कैन बी कैरीड आउट ऑन द चेक्स अदर देन द डेट वैलिडेशन पर्पज इफ रिक्वायर्ड। देखो बिल्कुल साफ साफ, मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने पहले आपको बता दिया, और जिन्होंने आंसर दिया था वो भी सही दिया। क्लियर हो गई बात? फॉर एनी चेंजेस इन द पेज नेम, कर्टसी अमाउंट, अमाउंट्स इन फिगर और लीगल अमाउंट। देखो ये देखो, आपका एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन रखा हुआ एग्जाम में, कर्टसी अमाउंट और लीगल अमाउंट में क्या फर्क होता है? अमाउंट इन वर्ड्स को हम लोग लीगल अकाउंट कहते हैं, अमाउंट कहते हैं, इसीलिए सेक्शन 18 में इसको लीगलिटी में लिया गया है। लीगली इसको जो है ज़्यादा वो लिया, ये कर्टसी अमाउंट है, ये लिख दिया, इसके ना होने या गलत होने से भी इसकी वैलिडिटी लीगल वाली ज़्यादा है, ठीक है। और अगर वो पेई के नेम, मैंने वही 3 फील्ड बताए, तो फ्रेश चेक इशू होगा। दिस वुड हेल्प द बैंक्स इन द आइडेंटिफाई एंड द कंट्रोलिंग फ्रॉडुलेंट अल्टरेशन। कोई कर लेता है तो दिस प्रोहिबिशन इज एप्लीकेबल टू चेक क्लियर्ड अंडर द इमेज बेस्ड चेक ट्रंक। अब इमेज बेस्ड क्या है? चेक ट्रंकेशन में पता ही है आपको, जो बहुत नए बच्चे होंगे जिन्होंने क्लियरिंग नहीं देखा वो शायद नहीं समझ रहे होंगे कि चेक का एक फोटो स्टेट टाइप का फैक्स किया जाता है, इमेज जाती है, इमेज को देख के ही वहाँ से पेमेंट किया जाता है, और जो पेमेंट किया जाता है उस इमेज में जो सिग्नेचर है उसको मैच कर। अब इमेज की बात आती है, देखो
जो इमेज के सिग्नेचर हैं उसको चेक करके किया जाता है, तो वहाँ दूर से उसका पेमेंट हो जाता है। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ो। अब बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, एनी म्यूटिलेशन। कोई मुझे आंसर बताएगा कि नोट कितने तरह के होते हैं? नोट कितने तरह के होते हैं? नोट्स थोड़ा सा आउट ऑफ द वे है, लेकिन कुछ मुझे समझाना है आपको इसमें। नोट कितने तरह के होते हैं? एक मैंने लिख दिया फोर्ज नोट, एक होता है काउंटरफीट नोट, एक होता है इशूएबल नोट्स, एक होता है नॉन इशूएबल नोट, एक होता है म्यूटिलेटेड नोट, और किस तरह का होता है? ठीक है, चलो इतना हमने बात कर ली। अगर इतने तरह के नोट्स की हमने बात कर ली, और भी 2-4 तरह के होते हैं। ठीक है, अगर मैंने इतने तरह के नोट्स की बात करी है आपको, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से तरह का नोट नहीं होता है। इसमें से कौन से तरह के नोट, सॉलिड नहीं सॉइल्ड, माही जी ने सही लिखा, सॉइल्ड नोट। सॉइल्ड सड़ा हुआ, जिसमें फंगस वगैरह लग जाती है। ठीक है, और फोर्स्ड, काउंटरफीट, इशूएबल, नॉन इशूएबल, सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड। बिल्कुल, कई लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है। फोर्स्ड नोट कोई नोट नहीं होता, वो नोट है ही नहीं। ठीक है, एक तो मेरे को ये क्वेश्चन आपको क्लियर करना था। दूसरा क्या क्लियर करना था? म्यूटिलेटेड नोट आ गया। तो जैसे म्यूटिलेटेड नोट है, ऐसे ही यहां पर म्यूटिलेटेड क्या हो सकता है? चेक। ठीक है, तो क्या है म्यूटिलेटेड का मतलब? नहीं, काउंटर वाला तो होता है, काउंटरफीट नोट को क्या कहते हैं, जरा बता सकते हो? काउंटरफीट नोट होता है जो आपने काउंटर में जब्त किया हुआ है। काउंटरफीट नोट का नाम डेजिग्नेटेड होता है। ठीक है, डुप्लीकेट नोट कुछ नहीं होता। चलो, झूठा नोट, नकली नोट, फेक नोट। चलो, तो ऐसा नोट जो काउंटर में संदेह की दृष्टि से किया जाता है, उसको काउंटरफीट नोट कहते हैं। बिल्कुल, आप कह देते हैं कि साहब फोर्ज है, लेकिन फोर्ज नोट यानी जिसको आप बोलते हैं कि ये फोर्ज है, ये नोट नहीं है, नकली नोट आम भाषा में। ठीक है, तो उसकी अथॉरिटी कौन है? कौन ये प्रूफ करता है कि ये नोट असली है या नहीं? बता सकते हैं आंसर आप? कौन ये प्रूफ करता है कि नोट असली है या नहीं है? हाँ, एक क्वेश्चन ये आया 5x5 की स्टैंप लगा के। मुझे आपसे आंसर चाहिए। बिल्कुल, आरबीआई की, सही आंसर आ गया है। आरबीआई ही वेरीफाई करेगा ये नोट। आप कह रहे हैं सब कुछ है, लेकिन असली अथॉरिटी कि भैया मैंने इश्यू किया है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, कई बार बगैर नंबर का नोट आता है, कई बार ओरिजिनल नोट बिना सिक्योरिटी थ्रेट के होता है, कई बार नोट एक तरफ छपा हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या डिफेक्टिव नोट्स हैं, लेकिन इसकी वैल्यू आरबीआई की तरफ से पूरी होती है। ठीक है, तो ये आरबीआई बिल्कुल सही हो गया। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर हम बात कर रहे थे म्यूटिलेशन। इफ द चेक इज एक्सीडेंटली टॉर्न, टॉर्न माने फाड़ दिया गया, बाय द ड्रॉअर, इंटेंशनली नहीं,
एक्सीडेंटली, ठीक है। जैसे नोट, अगर नोट फटा हुआ है तो नोट फाड़ना अपराध है, ठीक है। ही मे कन्फर्म द म्यूटिलेशन एंड द चेक कैन बी पेड अदरवाइज इन ऑर्डर व्हेन ए चेक इज एक्सीडेंटली torn बाय द कलेक्टिंग बैंकर इट इज द प्रैक्टिस टू पुट एन इंडोर्समेंट एट म्यूटिलेशन गारंटीड। कौन, कई बार होता ना, आप क्या करते हैं, स्टेपल मार देते हैं, स्टेपल मारने के बाद स्टेपल छुड़ाते हैं तो चेक के 2 टुकड़े हो जाते हैं, फिर क्या होगा, आप कस्टमर से मांगेंगे नहीं, बैंक को इसमें वो क्या है, वो म्यूटिलेशन गारंटीड की वो मोहर लगा देगा और साइन कर देगा, तो मान लिया ऑन द बैक ऑफ द चेक। क्लियर हो गई बात इतनी? बहुत बढ़िया, सब समझ रहे हैं बच्चे, अच्छे बच्चे हैं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक एक लाइन को पढ़ने के बाद आपको कोई डाउट है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत हो जाएगा क्या? सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर, द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर ऑन द चेक इज एन अथॉरिटी गिवन बाय द अकाउंट होल्डर टू डेबिट हिच अकाउंट। अकाउंट को डेबिट करने की अथॉरिटी होता है विद द अमाउंट ऑफ द चेक, जितना उसमें लिखा है। इन केस वेयर हिज सिग्नेचर इज फोर्स्ड, वेयर इज सिग्नेचर इज फोर्स्ड, बहुत इंपॉर्टेंट देता हूं मैं इस बात पे। द बैंकर डज नॉट गेट द अथॉरिटी फॉर डेबिटिंग द अकाउंट। द NI एक्ट provides protection to the paying banker in case of forgery of endorsement. Forgery of endorsement. It does not give any protection when the drawer signature. ये मैं जब भी क्लास लेता हूं मैं पूरे चेक वाले केसेस को इन्हीं 4 लाइनों में कंक्लूड करता हूं। वो कैसे लिखते हैं, आपके जो क्वेश्चन आता है कैसे लिखते हैं पता है? एक चेक आपके पास प्रेजेंट हुआ क्लियरिंग में, ठीक है, आपने उसे बहुत ध्यान से देखा, अल्ट्रावायलेट रेज से भी देखा और आपको लगा नहीं ये तो सिग्नेचर ओके है और आपने पेमेंट कर दिया। लेकिन एक ऐसी एग्जामिनेशन हुई कि ये देखा कि नहीं, बहुत बारीक से देख रहे हैं तो इसमें गड़बड़ है, यानी एक बहुत एक्स्ट्रा वो, या जो ड्रॉअर है प्रूफ कर दे तो मेरे साइन ही नहीं है, तो उसमें आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। एंडोर्समेंट में मिल सकता है जो उसके पीछे होते हैं। क्लियर हो गई? ये बात ध्यान रखना हमेशा, वो कितना ही लिखे कि सब कुछ देखा, ये करा वो करा, पानी में डाला, पानी की बूंद डाली, सब कुछ करा, आप अगर नहीं पकड़ पाए तो आपका फेलियर है, क्योंकि आप कस्टमर का चेक सिर्फ सिग्नेचर देख कर देते हैं। क्लियर हो गया? अगर डुप्लीकेट चेक का इमेज सेंड कर दिया है और पास हुआ तो जिम्मेदार किसकी होगी? डुप्लीकेट चेक जिसने वहाँ पे कलेक्ट किया था उसकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है, क्योंकि वो जो है उसका जब ट्रंकेशन में जो इमेज जाती है चेक की ओरिजिनलिटी की नहीं जाती है, चेक के अमाउंट की ओरिजिनलिटी और सिग्नेचर की और डेट की ओरिजिनलिटी पे जाती है, ठीक है। और वो ओरिजिनल चेक पेमेंट कहाँ होता है? अगर पीएनबी की एक ब्रांच यहाँ है, पीएनबी की एक ब्रांच दूसरी जगह है, तो उसमें जो है पीएनबी की एक ब्रांच यहाँ है, यहाँ वो चेक कलेक्ट करेगी तो पीएनबी वाला स्टाफ पीएनबी के चेक तो जा नहीं जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन। स्टॉप पेमेंट की इंस्ट्रक्शन बिफोर मेकिंग पेमेंट द चेक द बैंक शुड सी देयर इज नो स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन विद रेस्पेक्ट ऑफ द चेक व्हेन द काउंटर मैंडेड का मतलब क्या होता है? इज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इट शुड बी रिटर्न विद द रीजन पेमेंट काउंटर मैंडेड बाय द। तो काउंटर मैंडेड का मतलब कि अपने मैंडेट को काउंटर कर दिया उसने, ठीक है, मना कर दिया, तो उस कंडीशन में ये लिख के वापस होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर स्टॉप पेमेंट वाली, इन द केस ऑफ जॉइंट अकाउंट एंड ऑर्डर फॉर स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन कैन बी गिवन एनी ऑफ द जॉइंट अकाउंट होल्डर। देखो ये ध्यान रखना, एक ने भी कह दिया कि साहब चेक का पेमेंट मत करना तो नहीं करना है आपने, ठीक है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट
कैंसिलेशन ऑफ स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन मस्ट बी गिवन बाय। अब मान लिया पहले तो उन्होंने कहा भैया मत पेमेंट करना, किसी ए ने कर दिया। एक पार्टनरशिप फर्म है ABC, उसमें क्या हुआ, ABC में ए ने कह दिया कि भैया इसका पेमेंट मत करना। अब मान लिया आपने क्या करा, स्टॉप कर दिया। अब अगर आप इसे स्टॉप हटाना चाहते हो तो किसके सिग्नेचर चाहिए, ABC के सिग्नेचर आपको चाहिए। जब आप ABC के सिग्नेचर लेंगे तभी आप काम करेंगे, ठीक है। चलिए, एक बंदे को बुला लिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो, 100 व्यूज़ मेरे को दिखाई दे रहे हैं इसमें, मुझे बड़ी खुशी हुई। आज मैं खेल करके आया, अभी मैंने खाना नहीं खाया और मैं पढ़ा रहा हूँ, 10, साढ़े 10, 11 बजे जाके मैं खाना खाऊंगा और मैं खेल करके आया। ये मेरे फेसबुक स्टेटस में जो लोग जुड़े हुए वो देख सकते हैं, ठीक है। चलो, बड़ा मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच। अब मैं और ज़्यादा पढ़ाऊँगा आपको। वैसे तो मैंने प्रॉमिस किया हुआ है पूरा कोर्स में कराऊंगा, अब लगातार ये पढ़ते रहें जितनी चीज़ें, ठीक है। आगे देखिए, इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनीज कैंसिलेशन ऑफ स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन मस्ट बी गिवन ऑल द पर्सन ऑथराइज टू। अब देखना जरा एक बात देखिएगा, तो कंपनी में क्या होता है, A, B, C 3 लोग ऑथराइज पर्सन है। उसने कहा एनी ऑफ टू, क्या बोला, एनी ऑफ टू। एनी ऑफ टू अगर उसको साइन करने वाले अथॉरिटी में है, लेकिन किन 3 में से, 4 में से, 5 में से जब आप कैंसिलेशन वाला मामला आएगा तो कैंसिलेशन को रोकने के लिए आप वो करेंगे, ठीक है। ठीक है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट द बैंक शुड ऑल्सो वेरीफाई, क्या करेगा, वेदर देयर इज सफिशिएंट बैलेंस। ये तो बहुत बेसिक काम है बैंक का, बिना बैलेंस से कहां से करेगा। देयर इज नो अदर सच गारंटी ऑर्डर, इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर प्रोहिबिटिंग पेमेंट, तो अगर कोई ऐसा ऑर्डर है तो भी नहीं करेगा। और ये देखना, देयर इज नो नोटिस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी ऑफ ड्रा। इसमें एक केस स्टडी आपकी आती है 2 नंबर की। क्या केस स्टडी आती है, केस स्टडी कुछ इस तरह से होती है कि एक कस्टमर का अकाउंट है और कस्टमर के अकाउंट में, उस कस्टमर के अकाउंट में क्या हुआ है, एक किसी की डेथ हो गई है, उस कस्टमर की अगर सिंगल है तो उसकी डेथ हो गई है और चेक क्लियरिंग में आ जाता है, ठीक है। और आपको पता नहीं था, आपने पेमेंट कर दिया। 2 दिन बाद पता लगता, अरे भाई वो तो 4 दिन पहले मर गया था और आपने पेमेंट कर दिया, अब तो आप फंस गए। तो इसका साफ साफ वो है कि जब तक आपको सूचना नहीं होगी तब तक आप बचे हुए हैं। अब कैसे, कई बार क्या होता है, किसी ने ऐसे ही बोल दिया, अरे यार वो तो मर गया, ठीक है। अब उसकी डेथ हो गई, आपको बोल दिया और आपने चेक रोक दिया, तो भी बड़ी दिक्कत है। कल को पता लगा वो तो मरा ही नहीं था, फिर तो बहुत जेन्युइन खबर आपके पास होनी चाहिए, या अपनी आंखों से आप देखेंगे तभी आप उस चेक को रोकेंगे। अदरवाइज देयर इज नो नोटिस वाला मामला हो जाएगा कि आप मानेंगे नहीं है। मतलब इतना भी है कि आपको किसी ने बताया मर गया और आप बिलीव भी कर रहे हैं और फिर भी आपने पेमेंट कर दिया, तो भी आप नौकरी में बचे हुए हैं। क्यों, क्योंकि आप तो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं लगा। उसका प्रूफ कैसे, तो जिसने कहा है क्या उसने चिट्ठी भेज दी आपके पास, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो आगे, गुड। अगला देखिए, नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं, पेमेंट इन ड्यू कोर्स सेक्शन, यही है, नहीं एक पेज अभी रह गया, ये वाला, हाँ यही था, ठीक है। पेमेंट ड्यू कोर्स जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें एक्सप्लेन तो कर दिया था, लेकिन अभी तो हमें पूरे नंबर लेने हैं। और आपको पता है ये जो 2 यूनिट हैं पेमेंट कलेक्शन वाली, फर्स्ट पेपर में और थर्ड पेपर में, दोनों में इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा, मतलब 5 से 7 मार्क्स भी कभी कभी आपको ही देता है अलग, और इसमें कई क्वेश्चन 2-2 नंबर के भी आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू द पेइंग बैंकर इन केस ऑफ द फोर्जरी ऑफ इंडोर्समेंट, पहले से बात हो चुकी है। इन
एन ऑर्डर ऑफ चेक अंडर 85, फोर्जरी ऑफ इंडोर्समेंट इन ए बियरर चेक अंडर 85। अब यार देखो, यहाँ ऑर्डर चेक के लिए कौन सा है 85 1 है, और बियरर चेक के लिए कौन सा है 85 2 है। इन केस ऑफ द मटेरियली अल्टर्ड चेक अंडर सेक्शन 89, इन द केस ऑफ ए क्रॉस चेक अंडर, तो ये सारे प्रोटेक्शन दे रखे हैं। देखो क्रॉस चेक का प्रोटेक्शन कहां पर है 128 पर है, मटेरियल अल्टर्ड चेक का प्रोटेक्शन कहां पे है 89 पर है, ठीक है। In all such cases, the condition for getting protection is that the payment made of the check should be in due course. Section 10 of NI Act defines the payment in due. अब क्या है देखो, पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब है कानूनी रूप से रूल के अकॉर्डिंग समय से किया गया पेमेंट ही पेमेंट इन ड्यू कोर्स होता है। मतलब उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए उस सेक्शन में आपके, तो उसको हम बोलते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। क्लियर। आगे, बिफोर मेकिंग पेमेंट ऑफ ए चेक द चेक शुड एंश्योर दैट इट इज ए मेड इन ड्यू कोर्स टू इनेबल इट टू गेट प्रोटेक्शन अंडर द वेरियस प्रोविजन। तो वो कह रहा है कि बैंक को एंश्योर करना चाहिए कि ये जो पेमेंट कर रहा है वो ड्यू कोर्स कर रहा है या नहीं कर रहा। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एपरेंट टेनर। अब देखो एक वर्ड और आ गया, एपरेंट टेनर कौन होता है, एपरेंट टेनर। एपरेंट टेनर वो होता है जो देखने से लगना चाहिए हाँ भाई इसी का चेक है। आप थोड़ा सा, अब जैसे मान लिया 5 करोड़ का चेक कोई लेके आ गया और आपको पता है बगल में रहता है, वो गवर्नमेंट का कोई चेक लेके आ गया, अब आपने कहा ये क्या लेके आ गया अपने खाते में 5 करोड़ का, तो थोड़ा सा मतलब एपरेंट टेनर मतलब दिखते ही लगना चाहिए। क्लियर हो गया। चलो, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट in good faith and without negligence to any person possession thereof under circumstances which do not afford a reasonable ground for believing। देखो वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं होना चाहिए जिससे आप बिलीव करें इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट। तो मैंने बोला एक केस का मैंने एग्जांपल दिया, तो ऐसी कोई बात चलिए बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। ये ऑडियो जब नहीं आती है तो एक आध सेकंड में यहाँ टेक्निकल टीम को कुछ बताता हूँ तो उस समय बंद कर लेता हूँ, ठीक है। अनवारंटेड कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको, अनवारंटेड कम्युनिकेशन, ठीक है। कभी कभी हम अबे तबे भी कर देते हैं चलो कोई बात नहीं। चलो हाँ जी, तो ये बात समझ में, ऐसा कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि उसको ये लगे कि वो उसके लायक नहीं है और फिर पेमेंट हो जाए। क्लियर हो गया। नाउ वी डिस्कस डिटेल इन द मीनिंग ऑफ सच वर्ड। अब क्या है देखो, एपरेंट टेनर, अब वो उनको जो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया वर्ड टू वर्ड पे आते हैं। मीन्स इंस्ट्रक्शन दैट द ड्रॉअर ऑफ द चेक विच इज एपरेंट फ्रॉम मेयरली लुकिंग एट द फेस ऑफ द चेक, यानी चेक देख के ही समझ में आ रहा अच्छा ये इसका है। सच इंस्ट्रक्शन कुड बी द डेट ऑफ चेक, नेम ऑफ पेई, बियरर, ऑर्डर इन वर्ड्स। तो क्या मतलब हो गया, वो सारी चीज देख करके आप ये समझ जाएं कि भैया ये चेक बिल्कुल ओके है, ये चेक बिल्कुल ओके है, ठीक है। क्लियर होगी बात। क्योंकि इसमें यहां जो मैंने वाली कि ये वाली बात मैंने बोला ना कि नेम ऑफ द पे, तो चेक देखने से कोई डिफेक्टिव नहीं लगना चाहिए। देखने का मतलब किसका है, वो भी पेई भी है इसमें। अच्छा, गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस का मतलब क्या है, कॉमन अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ एक्टिंग ऑनेस्टली
whether is done negligently or not. Since good faith alone is not adequate, it should also be done without negligence. For example, in the deposit slip filled by the customer, if the account number is wrongly stated but the name of depositor is correctly written, then the bank gives credit to some account holder without verifying the name and the account number of the deposit. It is a work done negligently. यानी कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप अकाउंट नंबर देख रहे हैं और नाम किसी और का लिख रहा है और आपको दिखाई दे रहा है, उसको नेग्लिजेंटली बोलेंगे, ठीक है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल, तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। पेमेंट टू ए पर्सन इन पोजेशन, पोजेशन माने उसकी अभिरक्षा में, उसके पास है, मीन्स दैट द बैंकर हैज टू मेक पेमेंट ऑफ द चेक टू द पेई ऑफ द चेक होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखो, एक तो चेक होल्डर बोला और चेक होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्या फर्क है दोनों में? पेई ऑफ द चेक होल्डर और तो पेई ऑफ द चेक होल्डर जिसका नाम लिखा है होल्डर इन ड्यू कोर्स में, तो बियरर चेक में किसी का भी नाम लिखा हो, आपके पास है तो आप वो रहेगा। एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट मीन्स दैट देयर आर नो सर्कमस्टांसेस टू डाउट द बोनाफाइड ऑफ द पेई एज रिगार्ड हिज और हर टाइटल न चेक। तो ये कोई केस है पीएम दास वाला का, इसमें क्या होता है कि देयर इज नो सर्कमस्टांसेस टू डाउट, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपकी कोई केस स्टडी आएगी इसमें, तो आप ये मान के चलना कि आप बैंक कैसे काम कर रहा है, कि वो चेक का पेमेंट होना है या नहीं होना है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट आती है लायबिलिटी ऑफ द पेई बैंक सेक्शन 31। क्या होता है? एज पर सेक्शन 31 ऑफ द एनआई एक्ट, द ड्रॉई बैंक इज अंडर ए लायबिलिटी टू ऑनर अ चेक ड्रॉन ऑन द अकाउंट इज हैविंग सफिशिएंट बैलेंस। तो ये बैंक की, ड्रॉई बैंक की ये लायबिलिटी है कि उसका पेमेंट उसको ऑनर करे। ऑफ कोर्स दिस लायबिलिटी इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द फंड्स आर प्रॉपरली एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ द चेक। जो फंड है उसका पेमेंट आप उस चेक के लिए करेंगे, प्रॉपरली एप्लीकेबल है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट द बैंक मस्ट कंपनसेट द ड्रॉअर फॉर एनी लॉस। अगर बैंक ने गलती कर दी तो लॉस या डैमेज होगा, उस डिफॉल्ट के कारण बैंक को देना पड़ेगा। तो लायबिलिटी है, क्लियर है? सही सब कुछ देखना। सफिशिएंट एंड एडिक्वेट फंड की बात आती है। फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस व्हेन फंड्स आर सफिशिएंट एडिक्वेट बट नॉट प्रॉपर। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसके। क्या है? व्हेन पेमेंट, यानी फंड तो अवेलेबल है, फंड तो सफिशिएंट है, लेकिन एडिक्वेट बट नॉट प्रॉपरली एप्लीकेबल, लेकिन वहां पर वो अप्लाई नहीं होंगे वो फंड। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसमें बोलते हैं चेक स्टॉप तो नहीं है, ड्रॉ डेड तो नहीं है, और उसकी इंटीमेशन तो रिसीव नहीं है। व्हेन फंड्स अंदर एक गार्निशी ऑर्डर और इनकम टैक्स का ऑर्डर आया था, फिर भी आपने चेक का पेमेंट कर दिया। आप क्या है, व्हेन फंड्स आर ईयर मार्क्ड ऑन स्पेसिफिक पर्पज, तो कभी कभी तो राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन होता है। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन का मतलब है किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए पैसा रखा हुआ है और आपने फिर भी पेमेंट कर दिया उसका। और व्हेन द फंड्स आर सेट ऑफ बाय द बैंक, बैंक ने उसके फंड सेट ऑफ करे फिर भी पेमेंट कर दिया। व्हेन द बैलेंस इज नॉट क्लियर बैलेंस, तो होता है ना कभी कभी अनक्लियर्ड बैलेंस, कोई चेक कलेक्शन में होता है तो आप उसको बोलते हैं अनक्लियर्ड बैलेंस के रूप में उसको लगाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोटेक्शन अवेलेबल टू द पेइंग बैंकर। प्रोटेक्शन अवेलेबल टू द पेइंग बैंकर। पेइंग बैंकर को क्या प्रोटेक्शन है, जो अभी इसका हेडिंग था, तो उसमें कौन कौन से केस में देख लेना जरा। कौन कौन से? पहली बात तो फोर्ज इंडोर्समेंट में है, कौन सा? ऑर्डर है तो 85(1), बियरर है तो 85(2) में।
फिर क्या है ड्राफ्ट का, देखो ड्राफ्ट का 85A है, मटेरियल अल्टरेशन का 89 है और क्रॉस चेक का ये है। तो इतने पेइंग बैंकर को प्रोटेक्शन अलग अलग में। तो मेरा आज का जो जब क्लास हमारा शुरू हुआ तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही पूछा था कि भाई बताइए आप कि किस किस तरह से इसका वो होता है। क्लियर हो गया। प्रोटेक्शन इन द केस ऑफ फोर्स इंडोर्समेंट इन एंड ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में अब देखो वही देखो बात आ रही है जो यहाँ पे पहले बता दी, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा पॉइंट लेके चलेंगे, याद हो जाएगा आपको। सेक्शन 85(1) में वेयर ए पेमेंट इन ड्यू कोर्स इवन दो द इंडोर्समेंट इज ऑन द चेक इज नॉट जेन्युइन, द पेइंग बैंकर इज प्रोटेक्टेड प्रोवाइड द इंडोर्समेंट इज रेगुलर, द पेमेंट ऑफ सच चेक इज मेड इन ड्यू कोर्स। यानी और सब बातें सही होनी चाहिए इंडोर्समेंट को छोड़ के, और कौन से वाले में है ऑर्डर चेक में, ठीक है। रीजन ऑफ फॉर द दिस प्रोटेक्शन इज दैट द बैंकर कैन नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्सेंट विद द सिग्नेचर ऑफ ऑल द पर्सन। यानी वो ये माना जाता है, ऐसी वो अपेक्षा की जाती है कि ये जरूरी नहीं कि वो सारे सिग्नेचर को मिलान करता रहे। इंडोर्समेंट में तो अनलिमिटेड होता है। एक क्वेश्चन और है कि मैक्सिमम कितने इंडोर्समेंट किए जा सकते हैं चेक के पीछे, कोई आंसर दे सकता है? इंडोर्समेंट जो है मैक्सिमम कितने इंडोर्समेंट चेक के पीछे किया जा सकता है? क्लास कब तक चलेगी? अरे कुछ तो पढ़ लो। थ्री अनलिमिटेड, 4 कितने भी, मैक्सिमम 3, 5। चलो ये क्वेश्चन भी आ गया, बहुत बढ़िया, कि यहाँ पर अनलिमिटेड है। अगर आपको पूरी किताब भी लिखनी पड़े इंडोर्समेंट की तो भी चलेगा, कोई इसके लिए वो नहीं है। अगर आपका चेक छोटा पड़ जाए तो कागज़ लगाए चले जाओ, कोई लिमिट नहीं है इसकी, ठीक है। चलो गुड, बढ़िया, एक पॉइंट हमारा और क्लियर हो गया। तो ठीक है, हु आर नॉट देयर कस्टमर्स एट द मोस्ट, what he can do is that the endorsement sheets purports to have been made by the payer or endorsee। बस वो यही मान सकता है कि हाँ भैया ये उसी ने किया हुआ है, क्योंकि इतने जो कस्टमर नहीं उसके बारे में कैसे गारंटी ले लेगा वो, ठीक है। अब हम बात करेंगे 85(2) की। 85(2) में याद तो हो ही गया होगा, 85(2) में किसका है? बियरर चेक के इंडोर्समेंट की माफी है, ठीक है। अब बियरर चेक में तो और भी लफड़ा है, क्या है भाई, वो तो कितनों के पास जाता रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, द ड्रॉइज इज डिस्चार्ज बाई पेमेंट इन ड्यू कोर्स टू द बियरर देयर ऑफ नॉट विद स्टैंडिंग एनी इंडोर्समेंट अपीयरिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट। तो कोई भी इंडोर्समेंट नहीं है तो भी वो दे करके मुक्त हो जाता है, क्लियर है। चलो, द बियरर चेक कैन बी नेगोशिएटेड बाय मेयर डिलीवरी, इंडोर्समेंट इज नॉट रेलिवेंट, हेंस if the paying banker makes payment the bearer as per the section 10 of in due course, he is discharge माने होता है मुक्त हो जाना, even though the check contains forged endorsement, ठीक है। अच्छा, अब आता है 85(a) जो कि ड्राफ्ट के पेमेंट को करता है। अपॉन अनदर ऑफिस ऑफ द सेम बैंक फॉर द सम ऑफ मनी पेबल टू ऑर्डर ऑन डिमांड purports to be endorsement by on behalf of the payee। तो जिसके नाम ड्राफ्ट है उसके बिहाफ पे अगर कोई कर रहा है, द बैंक इज डिस्चार्ज बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स इवन दो द इंडोर्समेंट ऑन द ड्राफ्ट इज नॉट जेन्युइन, द पेइंग बैंकर इज प्रोटेक्टेड प्रोवाइडेड, ठीक है। अब क्या है, द इंडोर्समेंट इज रेगुलर होना चाहिए, मतलब जैसे इंडोर्समेंट का तरीका होता है, द पेमेंट ऑफ सच ड्राफ्ट इज मेड इन ड्यू कोर्स, और वो सेक्शन 10 के इन ड्यू कोर्स वाले फंडे को भी पूरा करता हो, क्लियर हो गया। अब ड्राफ्ट के बाद क्या आता है, प्रोटेक्शन आता है 89 का, और अगला प्रोटेक्शन है क्रॉस्ड का। दो प्रोटेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो 89 में क्या कहता है, अगर मटेरियल अल्टरेशन में कुछ गड़बड़ है तो उसमें कहता है व्हेन अ नेगोशिएबल हैज बीन मटेरियली अल्टर्ड बट डज नॉट अपीयर टू हैव बीन सो अल्टर्ड। यानी अब देखो दो बातें हैं इसमें, एक बात है मैंडेट की
और एक बात है ऑल्टरेशन की, एक बात है मैंडेट की, एक बात है ऑल्टरेशन की। दोनों आपको समझने। मैंडेट होता है सिग्नेचर, जो नीचे सिग्नेचर होता है उसे मैंडेट बोलते हैं। अल्टरेशन होता है कि जैसे चेक आया था, ये लिखा है, ठीक है, चेक ऐसे कुछ है, देखो एक चेक है आपके पास और यहां पर ऐसे लिखा 1000, ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है रुपीस, तो छपा हुआ होता है ऐसे करके, और ऐसे लिखा हुआ है ठीक है। तो इसमें क्या है कि कभी कभी इसको आपने क्या करा, यहां पे से ऐसे कुछ कर दिया और इसको ऐसे कर दिया, तो 1 का 7 बना दिया, ठीक है, ये नहीं आप पकड़ पाए। या कभी कभी आपने 1000 का क्या बना दिया, 11 बना दिया, तो 11, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको थोड़ा सा वहाँ पर प्रोटेक्टेड मिलती हैं, आप उसमें जो है बच सकते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो आगे। हर्षिता जी आपने पूछा है रेस्ट्रिक्टेड इंडोर्समेंट बता दीजिए। रेस्ट्रिक्टेड इंडोर्समेंट का उसको फर्दर नहीं हो पाए, जो रेस्ट्रिक्टेड इंस्टॉलमेंट ये है कि एक के बाद फिर वो हो ही नहीं, उसमें दूसरे को कोई कर ही नहीं सकता, जिसका नाम लिखा हुआ है पीछे एक बार में, उसके बाद रेस्ट्रिक्ट कर दिया वही होगा, ठीक है। पेज नंबर 207 चल रहा है भैया, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्रॉस चेक की बात आती है। अच्छा, इधर अभी हमारा चल रहा था, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। A check is presented for payment which does not at the time of the presentation appear to be crossed or have had a crossing which has been obliged, the payment thereof by person or banker liable to pay and paying the same according to apparent tenor thereof time of payment and otherwise in due course shall discharge such। तो अब क्या है, अगर उसको सब कुछ ठीक लग रहा है, उसको कोई भी चीज़ इसमें अल्टरेशन दिखाई नहीं दे रही, कुछ भी नहीं पता लग रहा, तो पर्सन और बैंकर फ्रॉम ऑल लायबिलिटी, यानी जिसका चेक है वो या बैंक जो है सारी लायबिलिटी से मुक्त होता है। सच पेमेंट शैल नॉट बी क्वेश्चन बाय द रीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैविंग बीन अल्टर्ड और चेक द चेक क्रॉस्ड, ठीक है। अब क्या है, देखो यहाँ पे एक बात और है, कई बार ऐसे चेक होता है तो सिंपल चेक मिलता है तो लोग क्या करते हैं, उसे खुद ही क्रॉसिंग कर देते हैं। तो द चेक क्रॉस्ड या अल्टर्ड, अगर कोई सिंपल बियरर चेक उसमें क्रॉसिंग मार देता है तो उसको अल्टरेशन तो वैसे ही रिक्वायरमेंट नहीं होती सिग्नेचर की, ठीक है। तो उसमें क्या, दिस सेक्शन गिव्स प्रोटेक्शन द पेइंग बैंकर while making payment of a check containing material alteration which was not visible or of a cross check in which the crossing was not visible at the time of payment provided the payment was made in according to the apparent tenor of the instrument and in due course, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बार बार apparent tenor लगना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट इन ड्यू कोर्स होना चाहिए। ये नहीं कि रात को 6 बजे बैंक खोली और आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, गुड। क्रॉस चेक की बात आती है तो सेक्शन 128 में है, गिव्स द प्रोटेक्शन फॉर द पेमेंट ऑफ ए क्रॉस चेक व्हेन द ड्रॉई बैंक हैज पेड ए क्रॉस चेक इन ड्यू कोर्स इट इज एंटाइटल्ड टू एंड प्लेस द सेम पोजिशन एज इफ अमाउंट चेक हैड बीन पेड एंड रिसीव्ड बाय द ट्रू ओनर। तो ये सारी चीज़ें बताई उसने, अगर उसको बिल्कुल लगता है उसने इन ड्यू कोर्स किया है और जिसको पेमेंट किया है वो बिल्कुल ट्रू ओनर है, अगर सब ऐसा है तो उसमें भी आपको उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। क्लियर हो गई? पेमेंट नंबर बुक का है 208 सॉरी, पेमेंट है 208। तो 208 में क्या बात आती है, देखो जो क्रॉस वाली बात थी, कौन कौन से पॉइंट हैं
क्रॉस वाले प्रोटेक्शन में कौन कौन से कुछ फर्दर पॉइंट है उनको देख लेते हैं। क्या बोलता है, चेक इज क्रॉस जनरली, चेक इज क्रॉस स्पेशली। दो बातें हुई। द पेमेंट इट मस्ट बी मेड ओनली टू द बैंकर। देखो अगर जनरली है तो बैंकर को पेमेंट है, और स्पेशली है तो मेड ओनली टू द बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस। तो मैंने इसके एग्जाम्पल के लिए आपको बताया भी था कि अगर कोई चेक है, उस चेक में अगर आपका जो क्रॉसिंग है और उसमें लिखा हुआ SBI, तो आपको उसी बैंक को पेमेंट करना है। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक क्रॉसिंग होती है उसमें जिस बैंक का नाम है वहीं उसका पेमेंट होना चाहिए। ठीक है, द पेमेंट मस्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हर बार। सेक्शन 129 says if the banker makes payment of a check cross generally otherwise than to the banker or a check cross specially otherwise than to the banker to whom it, तो इसमें बोलता है 129 में बोलता है कि अगर जनरली है, ठीक है, और अगर स्पेशली है, दोनों केस हो रहा है। ठीक है, हिज एजेंट और कलेक्शन बीइंग बैंकर शैल बी लायबल टू ट्रू ओनर तो चेक फॉर एनी लॉस। तो अगर वो कोई स्पेशल क्रॉसिंग का चेक है और उसको जनरली ट्रीट कर लेता है तो उसमें वो गलती करता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ चेक्स, ड्यूटीज ऑफ कलेक्टिंग। तो पेइंग बैंकर तो पे कर रहा है, कलेक्टिंग बैंकर क्या कर रहा है, कलेक्टिंग बैंक जो कलेक्ट करता है प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी, कोई भी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट लाइक डिविडेंड और वारंट भी कलेक्ट करता है फॉर एंड बिहाफ ऑफ द कस्टमर। अ कलेक्टिंग बैंक मे बी हेल्ड लायबल टू ट्रू ओनर ऑफ द चेक फॉर द रॉन्ग कन्वर्जन। यानी उसकी जिम्मेदारी है कलेक्टिंग बैंक की कि वो ये ध्यान रखे कि सही काम कर रहा है, सही बंदे के अकाउंट के लिए वो बुला रहा है। ठीक है, इफ़ ही कलेक्ट चेक फॉर ए पर्सन रेस्पेक्ट ऑफ विच हैज़ नो टाइटल, अगर वो किसी ऐसे बंदे का चेक कलेक्ट कर रहा है जो उसका मालिक नहीं है। हाउएवर सेक्शन 131 NI Act gives प्रोटेक्शन टू द कलेक्टिंग बैंकर इन दिस रेस्पेक्ट, और वो कहता है कि कौन कौन से वो 131 के प्रोटेक्शन अवेलेबल है उनमें कहता है। तो पहली बात है कि आपका कस्टमर होना चाहिए, बिना कस्टमर का चेक कलेक्ट नहीं करेंगे, और वो क्रॉस होना चाहिए चेक, चाहे जनरली हो चाहे स्पेशल। अब देखो अगर मान लिया आपके पास कोई बियरर चेक जमा कर देता है कलेक्शन में, तो आप क्या करेंगे, 2 लाख रुपए का चेक बियरर है और उसने अपने अकाउंट में जमा कर दिया, तो जमा कर दिया, आप कलेक्शन के लिए भेजेंगे। तो ऐसे मामले में आपको वो डबल क्रॉसिंग वाली स्टैंप लगानी पड़ेगी। और डबल क्रॉसिंग की स्टैंप से मतलब क्या है कि वो जो स्टैंप है उसमें आप अपनी बैंक का नाम लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इफ द अनक्रॉस चेक वाज टेंडर फॉर कलेक्शन एंड आफ्टर दैट इफ द बैंकर एड्स क्रॉसिंग, जो मैंने अभी कहानी आपको बताई, द प्रोटेक्शन विल नॉट बी अवेलेबल। अब देखो इसमें क्या बात आ रहा, यहां पे एक नया पॉइंट आया, if an uncrossed check was tendered for collection and after that if the banker at crossing the protection will not be available। ये क्या बात आ गई यहाँ पर, the banker should have been crossed either generally or specially before it comes into the hands of the banker for collection। देखिए यहाँ पर ये चेक, इसको थोड़ा सा देखिए, इस पॉइंट को कंट्राडिक्टरी लग रहा। The check should have been crossed either generally or specially before it comes into the hands of the banker for collection. If an uncrossed check was tendered for collection and after that if the bankers at crossing, the protection will not be available. Collecting from the collecting banker. While collecting the check, the banker act as good faith and without। इसमें थोड़ा सा मेरा मैं समझ पा रहा हूं यहाँ पे, वो ऐसा कुछ है, ए में बैंक चेक जमा किया, ए ने बी बैंक में किया, बी ने सी बैंक को दिया। तो अगर ये कुछ उसमें यहां जब चेक आया था इसमें कोई भी क्रॉसिंग नहीं थी, भाई इसको तो क्रॉसिंग करनी है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, इसको तो क्रॉसिंग करनी है इस बंदे को। अगर ये बंदा कुछ ऑल्टर करता है,
कोई क्रॉसिंग ऐड करता है, उस केस में इसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। मेरा इसमें ओपिनियन यही है, ठीक है। और कुछ आप ऐड करना चाहें तो, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वाइल कलेक्टिंग द चेक द बैंकर एक्टेड इन गो, और ये तो बहुत जरूरी है, विदाउट नेग्लिजेंस करना चाहिए उसे, ठीक है। इफ दीज कंडीशन आर फुलफिल्ड द कलेक्टिंग बैंकर विल नॉट बी हेल्ड लायबल ट्रू ओनर ऑफ द चेक ऑफ द, तो अगर वो सारी चीजें सही करता तो नहीं होगा। इफ नो योर कस्टमर गाइडलाइंस have been not following while opening an account, the check is collected for that account, the protection will, अब देखो आपने मिस्टर राम सिंह के नाम अकाउंट खोला, उसकी केवाईसी गड़बड़ थी, वो किसी का दूसरे राम सिंह का ले आया और आपने खाता खोल दिया, ठीक है, और आपने उसका चेक जो है कलेक्ट करा दिया और बाद में कुछ कमी निकली तो आप नहीं बचेंगे। तो केवाईसी जो आपका मतलब बैंक नहीं बचेगा, ठीक है। तो बैंक में केवाईसी करनी है, क्योंकि आपको जो भी चेक कलेक्ट करना है वो अपने सिर्फ कस्टमर के लिए करना है। तो ये 131 की बात थी, सेक्शन 131 में ये प्रोटेक्शन मिल रहा था आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपकी क्वेरीज लूंगा। सेक्शन 131 gives the protection, 131A gives the protection to the collecting while the collecting। अब 131 तो चेक के लिए था और ये किसके लिए आ गया, ड्राफ्ट के लिए। तो अब एक केस आ गया इसमें, सिंडिकेट वर्सेस जयश्री इंडस्ट्री का केस है, AIR इतना। द appellant open an account in the Messer Excels Conductor Industry Limited by the proprietor, एक proprietor था R.K. व्यास। The introduction was given by one Nanjunde Goada who was having a small shop at the address given by account holder. The address of the account holder given by the account holder was just opposite the appellant bank. बैंक के बिल्कुल सामने उसकी दुकान थी। In the account opening form, the name of the account holder was given Messrs Excel Conductor Industries by the proprietor R.K. Vyas. No information was sought in the inquiry and held to the incorporation of the account holder, nor was a memorandum of association, resolution etc. मतलब और कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आई। स्क्रूटनाइज करी ऑन इतने को, पार्टनर ऑफ फर्म ए परचेज अ ड्राफ्ट ऑफ इतना फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ, परचेज का मतलब उसने एक ड्राफ्ट बनाया, एक फर्म, पार्टनर ऑफ ए फर्म ए के एक पार्टनर ने एक ड्राफ्ट बनाया इन फेवर ऑफ, इसके नाम एक ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट वाज डिपॉजिटेड इन द अकाउंट विद द अपीलेंट ऑन इतना, देखो 3 जनवरी को बनाया और 5 अक्टूबर को ड्राफ्ट जमा किया। एंड द अमाउंट वाज कलेक्टेड बाय द अपीलेंट एंड क्रेडिटेड टू द, 9 अक्टूबर को जमा हो गया। 10 अक्टूबर को मनी वा विड्रॉन हो गई फ्रॉम द अकाउंट और ए ने सूट फाइल किया अपीलेंट स्टेट बैंक फॉर रिकवरी ऑफ इतना कि रॉन्गली कलेक्टेड बाय अपीलेंट एंड पेड बाय द स्टेट बैंक। तो देखो कहानी क्या आई कि एक जो ड्राफ्ट है वो किसने बनाया, ए ने बनाया, और ए का वो ड्राफ्ट जो है पेमेंट हो गया 9 जनवरी को। 10 जनवरी को वो पैसा निकाल भी ली गया और बाद में जो है इसने अमाउंट के लिए क्या है, केस डाल दिया। किसने, ये बात समझ में आ गई? चलो थोड़ा ऐसे समझाते हैं आपको। ए ने ड्राफ्ट बनाया, और ये ड्राफ्ट था एक एक्सेल समथिंग के कंपनी के नाम फेवर में, ठीक है। इसका पेमेंट हो गया और पेमेंट होने के बाद ए ने, ये एसबीआई में पेमेंट हुआ इसका, ए ने एसबीआई में शूट कर दिया कि भैया ये पेमेंट जो है गलत हो गया, ठीक है। तो क्या कहानी है इसमें देखते हैं। हाई कोर्ट, जब ये केस कोर्ट में गया तो जब केस कोर्ट में गया तो केस
हाई कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज ए फेलियर टू फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर फॉर ओपनिंग अकाउंट, यानी उसका अकाउंट गलत खोला गया माना गया ऑफ द लिमिटेड कंपनी, दैट द अकाउंट वाज ओपन एज इफ इट वाज प्रोप्राइटरी कंसर्न, द स्टाफ ऑफ अपलैंड बैंक डिड नॉट बेस्टो सफिशिएंट केयर, इवन द नोटिस वर्ड लिमिटेड। अब देखो सुनो, क्या इसमें जो कहानी आई कि कहाँ पे बैंक की गलती आई, उस पर हम बात करते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा, इसको जो है इसको हम फाइल दोबारा खोल लें, थोड़ा सा वो मार्कर आ गया है। तो ये जो केस की जिसकी हम बात कर रहे थे, थोड़ा सिस्टम ने हमें गड़बड़ा दिया था बीच में। जिस केस की बात कर रही है उस केस को रिविजिट कर रहे हैं लीगल पॉइंट से। तो उसने बोला कि अकाउंट खुला मैसर्स एक्सेल कंडक्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, और खोला किसने? स्मॉल शॉप ने खोला, और वो कौन था? प्रोपराइटर था। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या हुई, जब वो प्रोपराइटर था तो ये वाले शब्द का बैंक ने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्लियर है। अब जब वो चेक आया तो उसमें ये लिखा हुआ था, जब चेक आया तो लिमिटेड आया, और आपने एक स्मॉल शॉपकीपर था, आपके सामने उसकी दुकान थी, उसको उसका पेमेंट कर दिया, तो बिल्कुल इसमें बैंक की गलती है। बैंक ने जो पेमेंट किया उसमें जो केयर होती थी एपरेंट टेनर वाली, वो नहीं मानी, नहीं ध्यान रखी। ठीक है, इसीलिए जो है इसमें ये कभी कभी परेशान कर देता मुझे। चलो इसका भी तोड़ मैंने निकाल लिया। चलो हाँ जी, तो इसमें बैंक की बिल्कुल साफ साफ गलती मानी गई कोर्ट ने। बैंक ने कहा कि भैया इसकी बिल्कुल गलती है, प्रोप्राइटरशिप है, और फिर भी आप जो है उसे पेमेंट दिए चले जा रहे हो। तो क्या है, क्या पॉइंट निकल के आया देखो इसमें। उन्होंने कहा कि एंटायर ट्रांजेक्शन में एपिलेंट बैंक जो है वो गड़बड़ है। द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड और द क्लेमिंग द प्रोटेक्शन, बैंक को प्रोटेक्शन जो चाहिए था उसमें, उसके लिए सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। दैट द बैंकर शुड एक्ट एज गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस रिसीविंग द पेमेंट इन द प्रोसेस ऑफ द कलेक्शन, दैट द बैंकर शुड रिसीव द पेमेंट फॉर ए कस्टमर, एक्ट एज मेयर एजेंट इन द कलेक्शन ऑफ द चेक। तो वो एक आपका एजेंट के रूप में काम कर रहा है, not on his account holder. That the person for whom the banker acts must be in his customer and that the check should be one cross generally. तो ये सारी बातें उसमें ध्यान में रखनी उसको बैंक में। हाई कोर्ट ने क्या कहा कि फिक्सिशियस पर्सन के नाम ड्राफ्ट शुदा, इट कुड नॉट बी सेड दैट द ओनर स्टूड तो हाई कोर्ट ने क्या, हाई कोर्ट डिड नॉट कंसीडर नेसेसरी टू डिसाइड एट व्हाट एक्सटेंट अ पर्सन ऑब्टेनिंग अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ ए फिक्सिशियस पर्सन who would lose the ownership in favor of the bona fide holder in due course in view of the aforesaid that appellant bank was held to have acted without taking any care, यानी पूरा जिम्मेदार, and was found negligent throughout, it was not entitled to protection under section 131। ठीक है, ड्राफ्ट के पेमेंट में उसको वो पेमेंट नहीं मिला, क्योंकि हर एक उसके लिए बात जरूरी है कि भैया पेमेंट इन ड्यू कोर्स होना चाहिए।
एक क्वेश्चन आया है, हैंड राइटिंग और इंक में डिफर था, वेरी स्मॉल डिफरेंस। मनोज तिवारी सर, कल एक कस्टमर आया, उसके नाम राम सिंह था, बट जो चेक था वो राम के नाम से था, उसने अपने आप साइन सिंह लगा दिया। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मनोज धीमान जी। होल्डर जो होता है चेक का, उसको चेक भरने का अधिकार होता है। कई बार तो खाली है, कई बार तो सिग्नेचर का चेक आपके, हाँ जी इस अकाउंट में ज़रा बैलेंस बताना, उसने कहा साहब 5,26,000, उसने तुरंत 5 लाख भरे और आपके सामने रख दिया। आप कुछ नहीं कर सकते, ये फॉल्ट है ड्रॉयर का फॉल्ट है कि वो चेक सही से भर के दे, तो उसके लिए नहीं। एक चीज़ एडिशन करना अलग चीज़ है, अल्टरेशन करना अलग चीज़ है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो आप बिल्कुल वो नहीं कर सकते, ठीक है, जिसमें आप बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते। और एक चीज़ और होती है, देखो पेमेंट कैसे और कितने तरीके होते हैं। हाँ, पेन के भी में आपका काले पेन से अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लू पेन से वहाँ लिखा हुआ है, तो ये सारी बातें वही चीज़ आ रही है, ठीक है। पर लाइक ओहो, फिर तो वैसे ही मना कर दिया ठीक है मनोज दीवान जी, कोई बात नहीं, कल आएगा तो कल पेमेंट करना। देखो इसका एक तरीका है, एक तरीका ये होता है, कई बार आप इंडोर्समेंट में पीछे लिखवाते हैं कि राम एंड राम सिंह इज़ द सेम पर्सन, और उसकी कोई विटनेस वगैरह करा के, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी करा के आप उसको घेर लेते हैं, तो भी होता है, ठीक है। चलो, इंक का इशू नहीं आता। और इसमें क्वेश्चन भी आता है कि रेड कलर में क्यों नहीं वो किया जाता है, तो रेड और ग्रीन कलर जो होते हैं वो कई बार क्या करते हैं, रेड और ग्रीन कलर के चेक जो है फेड अप हो जाती है, तो इसलिए अवॉइड करते हैं, प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो, जो बाकी बचा है आज हमारा कंप्लीट नहीं होगा, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज 100 लोग आए थे। कल सुबह 7 बजे हम लोग क्लास करेंगे, कल हम लोग 7 बजे क्लास करेंगे। कल का दिन है हमारा ट्यूसडे। कौन सा दिन है? ट्यूसडे है। ट्यूसडे को 7 AM, कल मॉर्निंग में 7 AM पे क्लास होगी। इसको पूरा करेंगे। कि बड़ा मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ में आ रही है? आप ये 10 पेज पढ़ने में 1 महीना लगा दोगे, ठीक है। 10 पेज पढ़ने में 1 महीना आप लगा सकते हैं। क्लियर है? जो लोग कोर्स को बाय करना चाहते हैं वो बाय कर सकते हैं। 7 बजे घर से निकल जाता हूँ। अंकुर शुक्ला जी, बड़ा दूर जाते हैं आप, है ना। अब क्या करें भाई, थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है। थंब इम्प्रेशन कस्टमर को चेक इशू कर सकते हैं क्या, बताइए। थंब इम्प्रेशन को चेक इशू, आप लोग आंसर दीजिए। थंब इम्प्रेशन वाले को चेक इशू कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि थंब को मैच नहीं करते ना, नहीं करते, ठीक है। कल सुबह हम 7 बजे आपको मिलेंगे। एक अरविंद अग्रवाल जी ने आंसर किया फॉर लोन। डिनर विनर की चिंता मत करो, हम कर लेंगे। अच्छा, ये मनीष सिंह जी कुछ आंसर दे रहे हैं। हाँ ठीक है, हो सकता है कि हमारे बैंकिंग समय में ना हो। अभी ये बता रहे हैं कि बिल्कुल एक सर्कुलर भी है, तो आप लोग इनकी बात बिल्कुल मानिए कि लोन वाले केस में वो पीडीसी वाला जो मामला है,
जो पीडीसी वाला मामला है उस मामले में इन्होंने बताया है कि वो कर सकते हैं, ठीक है। पूरा सिलेबस ही कवर होगा अविनाश जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो मेरी क्लास ले रहे हैं वो क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा पेशेंसली आंसर देना, वो बिल्कुल आप आंसर दें। जनधन अकाउंट में किया था सर, बट अभी नहीं करते इशू, तो थोड़ा सा आप इसके लिए अपनी बैंकिंग को वो भी देख सकते हैं, ठीक है। कस्टमर को पेमेंट के लिए खुद आना पड़ेगा। अच्छा, आर के वर्मा जी कह रहे हैं कि कर सकते हैं, उसको खुद आना पड़ेगा। अंकुर शुक्ला जी, आप जिस चीज़ से 100 किलोमीटर जाते हैं तो उस चीज़ में बैठ के क्या करते हैं? गाड़ी में अगर जा रहे हैं तो सुनिए ना वीडियो। मनोज जी, आपका क्वेश्चन ऊपर चला गया, दोबारा पोस्ट कर दो अगर वहाँ से कर सकते हो। सर जॉइंट अकाउंट में एक सिग्नेचर करता है, दूसरा थंब इम्प्रेशन, तो उस अकाउंट में चेक बुक इशू कर सकते हैं सर? अब ये बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन आ गया है, तो इसके लिए मैं अपना कोई परफेक्ट कमेंट अभी नहीं दे सकता है, क्योंकि मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो लोग बैंकिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उनको कंक्रीट जानकारी है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये मिलजुल के पढ़ने वाली क्लास है। बिल्कुल अविनाश जी, आपका पेपर का सिलेबस मैं पूरा कराऊंगा। आपको पता नहीं कि शायद 50% के अराउंड हम सिलेबस पे आ गए हैं, 50% सिलेबस के अकॉर्डिंग आ गए हैं, क्योंकि आगे के कुछ यूनिट मैंने पहले करा दी थी आपको, ठीक है। डिफरेंट चार्ज वाला पहले करा दिया था, तो बिल्कुल आगे प्रायोरिटी सेक्टर का है, प्रिंसिपल लैंडिंग बहुत आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाए। तो डेली क्लास ले रहा हूँ मैं। अच्छा, इन्होंने आर के वर्मा जी किया है कि अगर एक थंब इम्प्रेशन है तो वो है, तो उसमें बोला ई और एस वाले केस में कर सकते हैं, दूसरे में नहीं कर सकते। कौन सा चाल लगा? लियन असाइनमेंट अप्रोप्रिएशन सेट ऑफ नन ऑफ दी। देखो शेयर के उसमें जो है असाइनमेंट लगाते हैं, मैं इसका आंसर दे सकता हूँ बहुत क्लियरली कि लियन हमेशा उस डिपॉजिट पे लगता है जो आपके पास कस्टडी में होता है। तो शेयर तो कहाँ, शेयर मार्केट में है, तो आप उनसे असाइन करवाएंगे उससे, ठीक है। अप्रोप्रिएशन सेट ऑफ तो बिल्कुल नहीं लग सकता। चलिए जी, क्लास को आज हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। गुड नाइट, थैंक यू आप लोगों को क्लास में आने के लिए, और